नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब तक जस्टिस तक चैनल स्वागत करते हैं। कई रोज हो गए, कई मित्रों के, कई अभ्यर्थियों के, कई एनटीटी कैंडिडेट्स के, तो कई यूपीएससी कैंडिडेट्स के लगातार फ़ोन आ रहे थे कि हमने वीडियो नहीं बनाया है। इसलिए हम, हालांकि आज वैसे तो हम रिलैक्स मूड में हैं क्योंकि अभी कोर्ट भी बंद हैं कोरोना के कारण से, तो हमने अब सोचा कि एक वीडियो आपको उत्साहित करने के लिए और आपकी जो मन की शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए एक डाल दें। आप से सबसे पहले यही गुजारिश है कि आप कोरोना में बहुत सावधान रहें। ये दरअसल में लहर नहीं बल्कि एक सुनामी है और इसका जो वायरस है वो हवा में भी फैल चुका है। घर में रहें, बिल्कुल अपने आप को घर में कैद रखें, खिड़कियां भी बंद रखें। हवा के माध्यम से भी ये वायरस आ सकता है। इवन मैं आपको सलाह दूंगा कि घर में रहकर भी मास्क लगाएं। एनटीटी के विद्यार्थियों के बारे में हम एंड में बताएंगे। अभी फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। सभी से हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आपको 27 जून को होने वाली जो प्रीलिम्स है इसके पोस्टपोन होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि मई के बाद मैं समझता हूं कि कोरोना का प्रकोप कम हो जाएगा और अभी 27 मई में काफ़ी टाइम है। तो देखिए मित्रों, इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो सी सेट है उसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं। तो मेंटल एबिलिटी की तैयारी अच्छे से करें। इंग्लिश के जो पैसेज हैं उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। जिनकी मेंटल एबिलिटी कमज़ोर है और इंग्लिश जिनकी ठीक है वो इंग्लिश के पैसेजेस के ऊपर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करें, और जिनकी मैथमेटिक्स ठीक है वो मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसमें 33% मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 80 इसमें सवाल आते हैं और जिसमें से आपको 33% मार्क्स लाने हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ मेंटल एबिलिटी के सवाल कुछ हम लोग नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश के पैसेज काफ़ी ठीक ठाक होते हैं, हालांकि जो इंग्लिश में थोड़े से कमज़ोर हैं उनके लिए वो टफ भी लगते हैं, बट कोई बात नहीं है। आप ज़रा थोड़ा प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस को जारी रखें, कंटिन्यू मॉर्निंग में प्रैक्टिस करें इसकी। रही बात आपका जो फर्स्ट पेपर है जिसके आधार पर आपका चयन होता है, सी सेट तो केवल क्वालिफाइंग होता है, जिसके 33% मार्क्स आ जाते हैं उसका जो फर्स्ट पेपर होता है उसका एवेल्यूशन होता है, उसका मूल्यांकन होता है। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं मित्रों। अब 100 सवाल जो आते हैं वो डायरेक्ट सवाल कभी नहीं आते हैं। ये नहीं आता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ किसने लिखी, उसमें अंदर क्या है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है। गांधी जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये जो गांधी जी ने पुस्तक लिखी है इसमें काफ़ी कुछ अंदर क्या है वो तो पूछा जाएगा। जैसा हमने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि काजीरंगा अभ्यारण्य में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि काजीरंगा अभ्यारण्य की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पर जो है टेम्परेचर की स्थिति क्या है, उस टेम्परेचर में फला जीव डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसकी क्या पारिस्थितिकी की तंत्र और क्या उसकी पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके एनवायरनमेंट को लेकर के सवाल आते हैं। यानी क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। इसी प्रकार से सीधा सीधा ये नहीं पूछा जाता है कि गरीबी उन्मूलन आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये पूछा जाता है कि गरीबी भारत में जो आ रही है उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका जो मनुष्य की बुद्धि, गरीबी का बुद्धि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आज भी मैंने एक पेपर में पढ़ा था, अमृता कुमार सेन जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि गरीबी के कारण से जो हमारे जो युवा वर्ग है, हमारे जो इंटेलिजेंट वर्ग हैं, उनकी जो इंटेलिजेंसी है वो भी प्रभावित होती है।
गरीबी के कारण से जो इंटेलिजेंट बॉयज़ हैं, इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं, वो अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से दोहन नहीं कर पाते हैं। तो ये सवाल मित्रों बहुत ही सटीक तरीके से पूछे जाते हैं और बहुत ही एनालिटिकल परिप्रेक्ष्य में आजकल सवाल पूछे जाते हैं। तो आपकी जो सतही ज्ञान नहीं होना चाहिए, आपकी स्टडी बहुत ही डेप्थ होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल आते हैं, भारत की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति से रिलेटेड सवाल आते हैं, भारत के भूगोल से संबंधित सवाल आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, इंटरनेशनल घटनाएं आती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। इसी प्रकार से कुछ आपकी समाजशास्त्र से रिलेटेड सवाल है वो भी इसमें आ जाते हैं, करंट अफेयर्स के सवाल जो है वो भी आते हैं। इसलिए मित्रों आपको काफ़ी मेहनत करनी है। लॉ से रिलेटेड समसामयिकी जितने भी हैं जजमेंट्स आ रहे हैं, अयोध्या बाबरी मस्जिद का जो विवाद हुआ है वो अभी हाल ही में हल हुआ, उसके ऊपर काफ़ी सवाल आएंगे। काफ़ी का मतलब है कि हर एक में से इस तरह से कुल मिलाकर के 8-10 टॉपिक बन जाते हैं। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल समसामयिकी घटनाएं और आपकी समाजशास्त्र से रिलेटेड चीज़ें, इन सबको मिलाकर के इंडिया की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, फ्रीडम मूवमेंट है, भारत का संविधान है, इसको लेकर के करीब करीब 12-13 टॉपिक हो जाते हैं। तो एक में से कम ये मानिए चलिए दोस्त कि 8 से 9 सवाल तो निश्चित रूप से आते ही आते हैं। थोड़ा इकोनॉमिक और इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको वहाँ पर वस्तुस्थिति का एनालिसिस करवाते हैं। तो काफ़ी टफ है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, लेकिन यदि मेहनत करते हैं, सटीक एक्यूरेसी होना जरूरी है उसमें। आपको ऐसा लगेगा कि चारों आंसर जो है वो बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन उनमें से एक ही करेक्ट होता है। तो वो उस करेक्ट को ढूंढने के लिए आपको बहुत ही गहन स्टडी की आवश्यकता है। नोट्स पढ़िए, नोट्स बनाइए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, विशेष रूप से हर एक सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक पढ़िए, चाहे वो संविधान है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे फ्रीडम मूवमेंट है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे करंट अफेयर्स है। न्यूज़पेपर पढ़िए, यदि अभी तक आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं तो कहीं से न्यूज़पेपर ले लीजिए और ले करके फिर उनका अध्ययन करिए। यही मेरा आपको सलाह है, और ज़्यादा टफ भी नहीं है यदि मेहनत करते हैं तो। रही बात, ये तो हो गई यूपीएससी के बारे में। अब एनटीटी के विद्यार्थी काफ़ी परेशान हैं, मैं मानता हूँ। 29 तारीख को आपके प्रकरण में डेट लगी हुई है। ज़्यादातर कैंडिडेट हमको फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या सर 29 तारीख को बहस होगी क्या? नहीं, कोई चांसेस नहीं है मित्रों। अभी हालांकि 29 तारीख दूर है, लेकिन कल ही हाई कोर्ट ने 4 जजेज का एकल पीठ का गठन किया है और उसमें आपके प्रकरणों की कहीं पर कोई किसी प्रकार की कोई पीठ अभी नहीं बनाई गई है, क्योंकि ये कोरोना चल रहा है। इसमें केवल बहुत ही जो अर्जेंट केसेज हैं, जैसे किसी का जमानत का केस आ गया है, कोई रेप से रिलेटेड कोई केस में बेल लेनी है, या कोई इस प्रकार का कोई मर्डर, डकैती, इस तरह के कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दे आ गए हैं उनके ऊपर बहस की जा रही है। एडमिशन्स के जो केसेज हैं उनको लिए जा रहे हैं। एनटीटी के विद्यार्थियों को अभी और थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैं समझता हूँ कि 5 मई के बाद में स्थिति स्पष्ट होगी, और यदि ऐसी कोई बात हुई तो हम अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे और एप्लीकेशन लगा करके और कोशिश करेंगे कि कोरोना का प्रभाव जो ही खत्म होता है, और जो ही चाहे हम फिजिकल हियरिंग ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वर्चुअल हियरिंग जो है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो हियरिंग होती है उसमें हम तैयार हैं, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो हम समझते हैं कि और थोड़ा धैर्य रखिए। मानते हैं कि आपकी जो उत्सुकता है वो काफ़ी बढ़ रही है, और बढ़ना स्वाभाविक भी है, क्योंकि लगभग अब साल भर हो जाएगा। साल भर तो अभी नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है और समय भी ऐसा ही है। तो धैर्य रखिए और भगवान के नाम पर आप जो है अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करिए। अवश्य ही आपका वर्चस्व बनेगा। बाकी चीज़ें तो आपको हमने क्लियर कर ही दी हैं। सभी लोग एलिजिबल हैं, केवल बस आर्ग्यूमेंट होने भर की बात है। रिप्लाई सभी की तरफ से आ गया है और हम लोगों ने भी उसका जो काउंटर रिप्लाई है वो फाइल कर दिया है। केवल अब फाइनल आर्ग्यूमेंट होने बाकी हैं। ये इत्तेफाक है, लेकिन कहते हैं ना कि जो कुछ होता है वो अच्छा होता है। हो सकता है इसमें कुछ अच्छाई छुपी हुई हो। आगे जो समय आ रहा है